हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार मोगा आपका स्वागत करता हूं इंजीनियर्स अड्डा 24x7 पर। हम यहां पर सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली हम जो सिलेबस की बात करेंगे वो जूनियर इंजीनियर्स लेवल के सिलेबस की बात करेंगे। और जूनियर इंजीनियर सिलेबस में जो एसएससी जेई आजकल कंडक्ट कराता है, हर साल 1000, 1500, 2000 तक वैकेंसी रहती है। टेंटेटिवली स्टार्टिंग में 1000 तो दिखाता है, बट 1500, 1800 तक चली जाती है हर साल वैकेंसी। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें स्टार्टिंग में पेपर टियर फर्स्ट आता है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव होता है 50 नंबर का नॉन टेक रीजनिंग, 50 नंबर की जीके होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, साइंस, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। और 100 नंबर का टेक्निकल क्वेश्चन होता है। टेक्निकल जो होता है ऑब्जेक्टिव बेस होता है और वो सिंपल होता है, वो आपको समझना है। और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अभी थ्योरी नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ सॉम के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मैं सोल्व करूँगा जो 2011 से 2015 के बीच के हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डिफाइंड एज। तो देखिए कहता है नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डिफाइंड है, उसे बोलते हैं हम बल्क मॉडुलस। तो आपको बल्क मॉडुलस पता होना चाहिए, इसे हम के से डिफाइन करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी डायरेक्ट स्ट्रेस तो वही हो गया आपका सिग्मा, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन वी। देखिए ये जो बल्क मॉडुलस होता है ये हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग में काम करता है। जब आपका इस तरह का कोई भी आपकी शेप है, वो पानी के अंदर है, उस पर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग लग रही होती है इस तरह से चारों तरफ से, तो उसको कहते हैं सिग्मा। सिग्मा इस पर इतना लग रहा है और इस पर लोडिंग लगने से ये चीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जो इसके वॉल्यूम में चेंज आता है तो उसकी वजह से हम डेल वी अपॉन वी निकालते हैं, जिसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। डेल वी अपॉन वी उसे पुट करते हैं, और सिग्मा जो ये लोडिंग लग रही है यहाँ पर, यानी कि लोडिंग नहीं बोलेगा इसे, आप स्ट्रेस बोलिएगा। लोडिंग की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, किलो न्यूटन भी हो सकती है, और स्ट्रेस जो होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी बल्क मॉडुलस के लिए। चलिए यंग्स मॉडुलस भी देख लेते हैं। यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन ये होता है दोस्तों। तो नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि आपका ये टेंसाइल या कंप्रेसिव कुछ भी हो सकता है। यंग्स मॉडुलस जब लगता है जब आपका ऐसा कोई टेंसाइल स्ट्रेस इधर इधर लग रही हो और उस पर टेंशन में ही लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेन आ रहा हो, तो उस वक्त बोलते हैं हम उसे यंग्स मॉडुलस। अगर टेंसाइल लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे। और अगर कंप्रेसिव लग रहा होता ये इधर होते तीर, तो कहते हम कि कंप्रेसिव स्ट्रेस टू कंप्रेसिव स्ट्रेन, तब यंग्स मॉडुलस होता है। अच्छा, यंग्स मॉडुलस जो होता है वो वेरी करता है हुक्स लॉ में, ठीक है। देखिए हुक्स लॉ जो होता है आपका वैलिड होता है होमोजीनियस आइसोट्रोपिक और लीनियरली इलास्टिक मटेरियल के लिए। हुक्स लॉ कहता है भैया, देखिए हुक्स लॉ क्या कहता है वो देख लेते हैं हम। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसकी जगह मैं कांस्टेंट लाता हूँ जिसे ई बोलता हूँ, और उसे ही हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इसे ही हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। इसे कभी कभी हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है भैया। याद रखना आपको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस एक ही बात होती है। और ये वेरी करता है जब आएगा ये, जब आइसोट्रोपिक मटेरियल होगा, लीनियर इलास्टिक मटेरियल होगा और होमोजीनियस होगा। यानी कि हुक्स लॉ ही वैलिड करेगा कब, आइसोट्रोपिक होना चाहिए मटेरियल, होमोजीनियस होना चाहिए, और आपका लीनियरली इलास्टिक। देखिए आइसोट्रोपिक वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी चारों डायरेक्शन में सेम होती है। आप इधर से देखिएगा इसकी टेंसाइल स्ट्रेस यही आएगी, इधर से देखिएगा इसकी टेंसाइल स्ट्रेस ये आएगी, इधर से देखिए इधर देखिए। हालांकि
हर एक डायरेक्शन में आप किधर से भी देखिएगा उसकी जो कैपेबिलिटी है मटेरियल की, ठीक है, वो सेम होनी चाहिए। कुछ भी हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है आइसोट्रोपिक मटेरियल की, पर हर डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। और होमोजीनियस मटेरियल वो होता है जो हर जगह से एक समान डेंसिटी का हो, एक जैसा मटेरियल हो पूरी उसकी बॉडी में, कहीं भी आप चेक कर लीजिएगा तो डेंसिटी भी सेम आए, उसे कहते हैं होमोजीनियस मटेरियल। लीनियर इलास्टिक मटेरियल की भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यंग्स मॉडुलस पता चला। अच्छा, रिजिडिटी मॉडुलस क्या होता है वो देख लीजिए आप एक बार। हाँ जी, रिजिडिटी मॉडुलस को हम जी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसे ही हम शियर मॉडुलस भी बोलते हैं और इसे ही हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजिडिटी मॉडुलस, शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये होता है आपका शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। तो ये होता है आपका शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस कैसे लगेगा? जैसा कि आपका ये एक शेप है, इस पर आपने ऊपर से शियर स्ट्रेस लगाया तो इसके अंदर ये जो शियर स्ट्रेन आ गया है, ये जो शियर स्ट्रेन होता है इसे कहते हैं टोटल एंगुलर डिस्टोर्शन। यही वाला कितना एंगुलर डिस्टोर्शन आ गया, ये वाली स्ट्रेन रखनी पड़ती है हमें शियर मॉडुलस में, मॉडुलस और रिजिडिटी के केस में। ओके। अच्छा, जब ये शेप ऐसे थी, बाद में ये शेप ऐसे हो गई शियर लगाने से, तो कहा जाता है इस चीज़ को, क्या कहा जाता है? इस चीज़ को कहा जाता है डिस्टोर्शन। याद रखिएगा, ये डिस्टोर्शन हो गया है, डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है। डिफॉर्मेशन होता है तो शेप बदल जाती है, मतलब शेप नहीं, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँ, ये पी लोड लगा तो इसे आपने खींचा तो ये यहाँ तक खींच गया, तो ये जो डेल एल है डिफॉर्मेशन आ गया, हर वॉल्यूम भी चेंज हो गया। डिस्टोर्शन में वॉल्यूम सेम रहेगा, पहले ये वाला वॉल्यूम था, अब ये वाला वॉल्यूम में, ये दोनों वॉल्यूम सेम है, बस शेप बदल जाती है। तो डिस्टोर्शन और डिफॉर्मेशन में ये बहुत ही बड़ा मेन कॉज है। ये कई जगह इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है और एसएससी जेईई भी एक बार पूछ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो हमने आपको रिजिडिटी मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस बताया। अब देखते हैं, इसी में दे रखा था टेंजेंट मॉडुलस। टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है वो देख लीजिए आप। जो आपका ये टेंजेंट मॉडुलस होता है, ये क्या होता है? स्लोप होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का। जब एक कर्व बनाओगे किसी भी पॉइंट पर, जब आप एक स्लोप खींचते हो, जो स्लोप आएगा, जैसे कि ये हो गया आपका स्ट्रेस स्ट्रेन का कोई कर्व है, ठीक है, इस पर जो स्लोप आपने खींचा है, ये जो एंगल बनाता है इसे टेंजेंट मॉडुलस बोलते हैं। कहीं भी देख लीजिएगा, ये जो स्लोप होगा उसको ही टेंजेंट मॉडुलस दे रखा है। स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट एनी स्पेसिफाइड स्ट्रेस। किसी भी स्पेसिफाइड स्ट्रेस पर आपने, ये सिग्मा होता है, इधर एप्सिलॉन होता है, तो जो भी आता है आपका ये स्लोप निकल कर आता है। आपने एक टेंजेंट खींचा इस कर्व पर, उसका फिर आपने स्लोप देखा, उसे टेंजेंट मॉडुलस बोलते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि अ मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट, देखिए इसमें आंसर होगा डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जिसमें प्लास्टिक एलोंगेशन रेंज ज़्यादा होती है। देखिए इस तरह का माइल्ड स्टील का ये ग्राफ बनता है। ये ए पॉइंट होता है, ये बी पॉइंट होता है, सी होता है, ये सी टेस, डी ई एफ फ्रैक्चर पॉइंट। ए पॉइंट ओ से ए तक को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इसी लिमिट में आपका हुक्स लॉ वेरी करता है। हुक्स लॉ लाई जो करता है ओ से ए तक में करता है। अच्छा जी, ओ से बी तक कहते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। देखिए ओ से ए तक को प्रोपोर्शनल लिमिट भी कह सकते हैं या फिर लीनियर इलास्टिक लिमिट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ओ से ए तक को प्रोपोर्शनल लिमिट या लीनियर इलास्टिक लिमिट। ओ से बी तक को, देखिए ए से बी तक नॉन लीनियर हो जाता है ये कर्व, ठीक है, मतलब कि
इस यहाँ से यहाँ तक के ओ से तक चलेंगे तो स्लोप हर बार कांस्टेंट रहेगा, बट ए से बी के लिए स्लोप कांस्टेंट नहीं रहता है। इस कर्व को याद रखना है, ये इधर की तरफ आपका स्ट्रेस होता है और ये स्ट्रेन परसेंटेज दिया जाता है, आपको ये बात नहीं भूलनी है। अच्छा, जो आपका ये जो सी पॉइंट होता है ये आपको 0.12% पर मिलता है। देखिए होता क्या है, जैसे जैसे माइल्ड स्टील को आप खींचते जाते हैं उस पर स्ट्रेस लगता जाता है, उसमें स्ट्रेन बढ़ता जाता है। एक पॉइंट सी पर आने के बाद स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है और स्ट्रेन थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रेन, तो इस पॉइंट को सी डैश से सी तक के बीच में जो स्ट्रेन बढ़ता है और कम स्ट्रेस पर बढ़ रहा है, ये होता किस कारण है, ये ड्यू टू कार्बन स्लिपिंग होता है। अंदर जो एटम होते हैं वो कार्बन के एटम जो होते हैं स्टील के अंदर वो स्लिप कर जाते हैं, इस कारण से ये थोड़ा सा स्ट्रेन मिल जाता है कम स्ट्रेस पर भी। उसके बाद ये आप एक कांस्टेंट स्ट्रेस पर ही आपको देखिए स्ट्रेन मिलता जाता है। इसको कहते हैं प्लास्टिक रेंज। क्या कहते हैं इसे? प्लास्टिक रेंज। अच्छा, डक्टाइल मटेरियल में ये पाया गया सी से डी तक की जो प्लास्टिक रेंज है ये बहुत ज़्यादा होती है। जिस भी मटेरियल में प्लास्टिक रेंज 5% से ज़्यादा होगी वो डक्टाइल मटेरियल है, और जिस मटेरियल में 5% से कम होगी ये प्लास्टिक रेंज, उसे ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। देखिए डक्टाइल मटेरियल में मैंने बताया माइल्ड स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया है, गोल्ड हो गया है, ठीक है। ये सब क्या है आपके, ये डक्टाइल मटेरियल है, इनकी सबकी प्लास्टिक रेंज बहुत ज़्यादा होती है। और आपके ब्रिटल मटेरियल कौन होंगे, जिनकी 5% से भी कम होगी स्ट्रेन। तो 5% से कम स्ट्रेन वाले कौन है? रबड़ है, वुड है, कास्ट आयरन है और कंक्रीट है, ठीक है। जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है ये होता है 25% स्ट्रेन पर, ठीक है। 25% स्ट्रेन पर कहा जाता है कि फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। ये अल्टीमेट होता है, इसे यहाँ पर सिग्मा यू, इसकी वैल्यू 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। और ये यहाँ पर जो आपका सिग्मा वाई पाया जाता है सी के कोरस्पोंड, और इसकी वैल्यू जो होती है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। होता क्या है, जैसे जैसे आप देखिएगा ए पॉइंट, ए के कोरस्पोंड दिखेगा स्ट्रेस कम होगी, बी के कोरस्पोंड थोड़ी बड़ी, और सी जो ये वाला सी है ये ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि देखिए स्ट्रेस एट ए कम होती है, स्ट्रेस एट बी और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस एट सी होती है। इसी को हम सिग्मा वाई बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं स्टील की। और इंजीनियरिंग पर्पस में, इंजीनियरिंग में कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इन सब को हम बराबर मानकर चलते हैं। आपको ये बात याद रखनी होगी। कहने का मतलब ये है स्ट्रेस एट यील्ड लिमिट, स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट इज इक्वल टू स्ट्रेस एट प्रोपोर्शनल पॉइंट और इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ इलास्टिक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, अच्छा इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और लिखी हुई है कि ये तो डक्टाइल मटेरियल तो जिनकी प्लास्टिक एलोंगेशन रेंज ज़्यादा होगी। यहाँ पर कहता है कि क्या वो ऐसा मटेरियल कौन सा हो जो कुड बी हैमर्ड इनटू अ वेरी थिन शीट, उसे कहते हैं मेलेबिलिटी मटेरियल। मैं आपको बताऊंगा मेलेबिलिटी मटेरियल किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट होता है आपका बी डी क्यूब अपॉन 12, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर है, ये बी और डी अलग अलग है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर होती तो ये दोनों चीज़ सेम हो जाती, सीधा ही हो जाता, उसकी वैल्यू आप पावर 4/12। तो ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बी डी क्यूब अपॉन 12। अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले इसके बेस पर बताओ, क्या देखिए कोई रेक्टेंगुलर है उसके बेस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो वहाँ पर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ जाएगी। तो आई ए पर होगा वो होता है आई एक्स एक्स प्लस के ए वाई स्क्वायर। एरिया इस पूरे का लिया जाता है उस बॉडी का, और जहाँ से जिस पर हमें पता है होता है उससे उस पॉइंट की दूरी का स्क्वायर करा जाता है। देखिएगा हमें हमें सेंटर पर पता था, सेंटर लाइन वाली पर पता था बी डी क्यूब अपॉन 12, और हमें इसका एरिया पता है वो है पूरा बी इंटू डी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो होगी d/2, क्योंकि पूरी तो d है तो यहाँ से आधी कितनी हो d/2। तो दोस्तों इसे अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बी डी क्यूब अपॉन 3। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट द बेस, तब आपका आंसर हो जाता है बी डी क्यूब अपॉन के 3 उस केस में। नेक्स्ट है दोस्तों, कहता है कि पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पॉइजन रेशियो बहुत बार पूछा जाता है, हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो पॉइजन रेशियो होता क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये होता है म्यू से इसे डिफाइन करते हैं माइनस का साइन लगाकर लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा जी, होता क्या है ये पॉइजन रेशियो, देखिए ये मान लीजिए आपको मैंने एक रोड दिया, ये फिक्स कर दिया, इस पर हमने इधर से कोई फोर्स लगाया पी, तो हुआ क्या, ये इस तरह से हो जाएगा। जब ये खींचेगा तो ये साइड वाली चीज़ें तो कम होंगी और ये चीज़ लंबा हो जाएगा ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो जो ये लेटरल में जो स्ट्रेन आया है ये कितना कम हुआ है वो, और ये कितना बढ़ गया, इतनी जो ये स्ट्रेन आई है डेल एल अपॉन के एल टोटल है ना वो। तो उसी के जो हम, तो दोस्तों ये जो होता है साइड में जो स्ट्रेन आता है उसे लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस लेटरल स्ट्रेन को कई बार ट्रांसफ़र स्ट्रेन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्शन होती है इसे कहते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। और ये डायरेक्शन जो होती है इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। माइनस साइन क्यों होता है, क्योंकि जो लेटरल स्ट्रेन जो होती है यानी कि ट्रांसवर्स जो स्ट्रेन होती है ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन में है, कम हो रही है, इसलिए माइनस का साइन है। बाकी दोस्तों इसमें हम कुछ वैल्यू याद कर लेते हैं, जैसे म्यू कोर्क, कोर्क जो शैम्पेन की बोतल पे लगा रहता है ढक्कन लकड़ी का, उसका 0 होता है। अब उसका 0 होता है, जैसे ये शैम्पेन की बोतल होती है इस पर ये कोर्क लगा रहता है, तो इसका देखिए आप जब इसको प्रेशराइज करते हैं तो इसका 0 होता है, क्योंकि इसमें 0 इसलिए होता है क्योंकि इसमें लेटरल स्ट्रेन कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होता है। कंप्रेस करेंगे तो ये चीज़ बढ़नी चाहिए भाई, अगर मैं टेंशन में कर रहा हूँ तो चीज़ घट रही है, कंप्रेस करता तो ये साइड की चीज़ बढ़ जाती। बट क्योंकि कोर्क का ये 0 दिया गया है पॉइजन रेशियो, इसलिए शैम्पेन की बोतल पर कोर्क लगा दी जाती है। इसे प्रेशराइज करके इसको बंद कर देते हैं कस की, जब भी ये जो आपकी बोतल है ये कांच की जो होती है टूटती नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाकी का देखिएगा आप, म्यू स्टील का पूछ सकता है आपसे, वो होता है 0.27 टू 0.3, और रबड़ का तो हमेशा पूछता ही पूछता है। रबड़ का जो पॉइजन रेशियो होता है म्यू वो सबसे ज़्यादा होता है 0.5, ये मैक्सिमम होता है, इसे आपको याद रखना है। और रबड़ को आपको याद रखना है ये एक ब्रिटल मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि रबड़ के अंदर जो है प्लास्टिक रेंज जो पाई जाती है वो 5% से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज सॉरी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, मैं आपको इसको पहले बता चुका हूँ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी से डिफाइन करते हैं शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, यानी कि शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, मैं बता चुका हूँ हुक्स लॉ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में ही वैलिड करता है, अल्टीमेट पॉइंट में नहीं करेगा। अल्टीमेट पॉइंट देखिए ये होता था माइल्ड स्टील का, जब मैं ग्राफ बनाता हूँ इसे अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं, इसे इल्ड लिमिट बोलते हैं। इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस मिलती है उसे इल्ड स्ट्रेस कहते हैं, और इस पॉइंट पे जो स्ट्रेन मिलती है उसे इल्ड स्ट्रेन बोलते हैं। तो हुक्स लॉ जो वैलिड करता है वो, यहाँ जो ए होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, उसका बी होता है इलास्टिक लिमिट, सी होता है इल्ड लिमिट। तो हुक्स लॉ सिर्फ ओ से ए तक के लिए वैलिड होता है, याद रखना आपको, ओ से ए तक के लिए वैलिड होता है। इसी में हो रहे हैं अभी।
नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर, यानी कि ये आपका ग्राफ है माइल्ड स्टील का, तो इलास्टिक लिमिट बी तक होती थी, तो बी तक में ही वो कह रहा है कि जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, यहाँ तक उसे खींचने में, ठीक है, वो क्या, उसे क्या कहते हैं, उसे रेजिलियंस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और ये रेजिलियंस जो होता है, यहाँ से अगर इसका आप ये सिग्मा वाई ले लीजिए और इस एप्सिलॉन वाई ले लीजिए, ठीक है, तो इसका जो आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है, इसका अगर आप एरिया निकालते हैं हाफ सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन वाई, ठीक है, तो ये जो आती है वैल्यू, ये पर यूनिट वॉल्यूम आती है, इसे ही हम मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे, हाफ सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन वाई को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा वाई अपॉन ई, क्योंकि ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ई। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन के 2e, और ये यू आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, यू आर से। इसको बोलते क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डक्टिलिटी में आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों। डक्टिलिटी की जो डेफिनेशन है वो है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच अ मेटल शीट कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर। ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि एक शीट अगर है, अगर वो डक्टाइल है, तो आप इसे खींचेंगे तो ये एक वायर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी एक वायर में। शीट जो होगी कन्वर्ट अगर एक वायर में हो सकती है तो वो डक्टाइल है। डक्टिलिटी क्या है, खिंचाव। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने किसी चीज़ पर, किसी भी बॉडी, अगर बॉडी को इलास्टिसिटी है उसके अंदर, अगर आपने उसको प्रेशराइज करा या उसको किसी भी फोर्स की बॉडी की शेप चेंज करी, फिर अगर आपने वो प्रेशर हटा लिया तो फिर से उसकी शेप वैसी की वैसी हो जाए, तो क्या कहोगे आप, वो इलास्टिक मटेरियल बॉडी है। तो इलास्टिसिटी हुआ क्या, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ड्यू टू विच आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड द मेटल स्पेसिमेन रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे रिमूवल ऑफ लोड होगा, जो स्पेसिमेन है विल गेट इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। और मेलेबिलिटी क्या है, मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई मेटल है, ठीक है, और आपने इसको हैमर्ड किया, ठीक है, आपने इसको हैमर्ड किया, मतलब कि हैमर्ड से इसको बार बार आपने इसको प्रेशराइज करा, तो ये एक थिन शीट में जब बदल जाए तो कहेंगे आप क्या है, मेलेबल मटेरियल है। तो मेलेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। किसी भी मेटल को अगर थिन शीट में कन्वर्ट कर दो आप, जैसे कि एल्यूमिनियम है, उसकी आपने देखा होगा फॉइल आती है जिस पर रोटियां लपेट के ले जाते हैं लोग बाग सुबह सुबह। ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम क्या है, एक मेलेबल मटेरियल है, उसे आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज लिस्ट इलास्टिक। इलास्टिक कौन है, जो ब्रिटल होगा, लिस्ट इलास्टिक मतलब कि जो सबसे कम इलास्टिक है, रबड़ है यहाँ पर, सिंपल। ये तो रबड़ क्या है, ब्रिटल मानते हैं ना सब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बार L मीटर लॉन्ग एंड हैविंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A is subjected to gradually applied tensile load W. The strain energy stored in the bar is given by, देखिए आपको पता है ना, स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन के 2E,
पर यूनिट वॉल्यूम मैंने आपको बताया था ना, पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये। तो इसने कहीं पूछा तो नहीं पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप पूरे वॉल्यूम का निकाल लीजिए। ठीक है, इसने क्या दे रखा है, लोड दे रखा है ना W, तो सिग्मा को आपको पता है, सिग्मा इक्वल टू होता क्या है, P अपॉन ए, लोड अपॉन एरिया। यहाँ पर लोड क्या है आपका W है ना, तो ठीक है यहाँ पर लगा दीजिए W स्क्वायर अपॉन के 2A स्क्वायर इंटू E। ठीक है, मैं सिग्मा की वैल्यू रख दी है। अच्छा, उसने पूरे एरिया में निकालना होगा, पर यूनिट वॉल्यूम तो बोल नहीं रहा, अगर पर यूनिट वॉल्यूम बोलता तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल देता ना। एनर्जी स्टोर्ड इन दी बार पूछ रहा है, तो पूरे उसके वॉल्यूम में, तो एरिया इंटू एल और कर देता हूँ मैं, तो पूरे का आ जाएगा। तो ए से ए कट गया, तो आपका बना क्या, डब्लू एल अपॉन के 2AE, डब्लू स्क्वायर बचा। तो आंसर कौन सा हुआ, डब्लू स्क्वायर एल 2AE। इसी को दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं किसी मटेरियल पर, इलास्टिक मटेरियल पर लोड लगाते हैं, ये मान लीजिए लोड लग रहा है, तो उधर इधर की तरफ उसमें डिफॉर्मेशन आता है। तो जैसे जैसे लोड लगता है वैसे वैसे डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, इस पॉइंट पर यहाँ पर P और डेल्टा पर यहाँ पर डिफॉर्मेशन आया, तो इसका जब आप एरिया निकालते हो वही स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड आता है। क्या आता है वो, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। उसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हुई है, इसका जो एरिया होगा वो आपको बताएगा, वो आएगा हाफ P इंटू डेल्टा। अच्छा, P क्या यहाँ पर आपको पता होगा, P मेरा यहाँ पर दे रखा है हाफ P यानी कि लोड यानी कि W। डेल्टा क्या होगा, डेल्टा होता है आपका PL अपॉन AE, तो WL अपॉन AE। तो इसे सोल्व कर दीजिए, आ जाएगा W स्क्वायर L अपॉन के 2AE। अगर आपको डेल्टा नहीं पता चला है तो देख लीजिए डेल्टा को कैसे निकालते हैं हम। E इज इक्वल टू पता है ना आपको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, और सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्या होता है आपका, डेल एल अपॉन एल। ठीक है, यहाँ से डेल एल निकाल लीजिए। अच्छा, सिग्मा को भी तोड़ लीजिए अभी। सिग्मा क्या होता है आपका P यानी कि W अपॉन A डेल एल इंटू के एल इंटू के ई। यहाँ से डेल एल निकालिए, डेल एल जो आता है वो आता है WL अपॉन के AE। तो मैंने वो सीधी वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रेन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट अंडर एक्सियल टेंशन। सिंपल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहा है, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन के 2E होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि फॉर ए बीम कैरिंग a uniformly distributed load the strain energy will be maximum in case the beam is, देखिए स्ट्रेन एनर्जी, देखिए बीम के केस में है ना, स्ट्रेन एनर्जी अगर बीम का केस है तो स्ट्रेन एनर्जी के लिए आपका ये फॉर्मूला होता है 0 से L m स्क्वायर dx अपॉन के 2EI। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेन एनर्जी जो होती है बीम में, किसी रोड में नहीं कह रहा हूँ मैं, बीम में कह रहा हूँ। बीम देखिए इसने बहुत सारे दे रखे हैं, प्रॉप्ड बीम। पहले देखिए यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू होती है m स्क्वायर, यानी कि किसके, बेंडिंग मोमेंट के स्क्वायर के बराबर। जिसमें भी सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा उसमें स्ट्रेन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए प्रोप्ड कैंटिलीवर कैसा होता है, इस तरह का होता है प्रोप्ड। यहाँ पर तो 3 है रिएक्शन, 1 2 और 3, और यहाँ 1 है, 4 रिएक्शन है। टोटल इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी होती है, E जो होती है 4 माइनस के 3। तो ये एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट हो जाएगा बाय 1 डिग्री। ठीक है, और ये इनडिटर्मिनेट आपको क्या है, इनडिटर्मिनेट आपका स्ट्रक्चर है, पहली बात आपको याद रखना है, इनडिटर्मिनेट एक्सटर्नली बाय 1 डिग्री। दूसरा देखिए फिक्स्ड बीम दे रखा है आपको एक, देखिए दोस्तों इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये देखिए फिक्स्ड बीम है ये वाला, एक आपका कैंटिलीवर खाली, एक आपका सिंपली सपोर्टेड।
सब में आपका उसने क्या रखा है, UDL लगा हुआ है सब पर। देखिए क्वेश्चन में देखा ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आपको ऐसा नहीं दिखता कि सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट किस में आएगा, सिंपल दिख रहा है। इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए आप, दो ऐसे समझिए, दो लोग हैं भाई, दो लोगों ने ये लोड संभाल रखा है, तो आधा आधा बढ़ जाएगा काफ़ी हद तक, आधा भी नहीं बटेगा तो कुछ हद तक ये संभाले, कुछ हद तक ये। अकेला तो ये संभालेगा नहीं ना, इस पॉइंट पर अकेले पे थोड़ी लोड आएगा सारा। ठीक है। सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट देखिए इसमें, देखिए ये दो बराबर के लोग हैं जिन्होंने संभाल रखा है इस पूरे लोड को, फिक्स्ड कर रखा है। तो इस पर भी देखिएगा कुछ तो आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ अकेला एक इंसान संभाल रहा है, एक फिक्स्ड पीएम है यहाँ पर, फिक्स्ड यहाँ पर एक है। इस पॉइंट पर इस पूरे लोड का सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी यही केस है। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट जो आता है वो कैंटिलीवर में आएगा इन तीनों के केस में। मैं आपको वैसे भी दिखा सकता हूँ, आंसर जो होगा आपका कैंटिलीवर होगा। और देखिएगा जो आपका प्रोब्ड है वो तो इनडिटर्मिनेट है, और एक तरह से आपका ये देखिएगा फिक्स्ड वाला। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का बनता है बेंडिंग मोमेंट। मैं बेंडिंग मोमेंट आपको शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगा अगले लेक्चर में, जब भी मैं बेंडिंग मोमेंट का लेक्चर बनाऊंगा। इस तरह का बनता है। तो इसमें जो बेंडिंग मोमेंट आता है इन पॉइंटों पर आता है WL² अपॉन 12, और यहाँ पर आता है WL² अपॉन 12। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज इसलिए माइनस, और ये पॉजिटिव। और यहाँ पर होता है मिनिमम, वो होता है आपका WL²/24। वही मैं दिखा रहा हूँ, ये WL²/24 है, ये WL²/12 है, और ये भी WL²/12 है। ठीक है। तो देखिएगा इसका तो इतना आ गया है। अगर आप इसका बनाते हैं, आप सिंपली सपोर्टेड का, तो इसका जो SFD आता है वो तो सिंपल है, WL/2 प्लस और ये माइनस WL/2। ये तो सबने रटी रखा होगा अब तक कि इसका ये इतना आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, मैक्सिमम WL²/8। अच्छा, कैंटिलीवर का और देख लीजिए एक बार। कैंटिलीवर का देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ये तो होता है इसका WL, भाई ये W पर यूनिट है, ये लेंथ L है, तो WL तो शियर फोर्स बन गया यहाँ पर। और इसका इस तरीके से WL²/2 बेंडिंग मोमेंट आता है। तो कहने का मतलब ये है कि बेंडिंग मोमेंट देखिए सबसे ज़्यादा किस मारा, WL²/2 सबसे ज़्यादा इन सब में। देखिएगा WL²/8 था, WL²/24 था। तो कैंटिलीवर में क्या है, सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट जिसमें ज़्यादा होगा उसी में स्ट्रेन एनर्जी सबसे ज़्यादा स्टोर्ड होगी। तो आंसर कैंटिलीवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फ्रॉम ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर अ सर्कल इज कट आउट हुज डायमीटर इज अ रेडियस ऑफ द प्लेट, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिमाइंडर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर प्लेट। कहता है सिंपल सा है कि एक आपको सर्कुलर प्लेट दी गई है, ठीक है। उसमें कहता है उसका जो आपको डायमीटर है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। उसमें एक सर्कल कट करता है हुज डायमीटर इज अ रेडियस ऑफ द प्लेट, रेडियस ऑफ द प्लेट के बराबर एक डायमीटर मान करके एक सर्कल कट कर लेता है। यानी कि ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का इसका वो होगा आपका डायमीटर। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पर मैं चलूँगा, तो जो इसका सेंट्रोइड में निकालूंगा इस पॉइंट से यहाँ तक कहाँ पर लाई करता है वो देखते हैं। और इसमें देखिएगा, याद रखिएगा कि इसने कहा है कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिमाइंडर पोर्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर प्लेट।
इस सर्कुलर प्लेट के सेंटर से मुझे सेंट्रोइड की दूरी बतानी है। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ पहले, क्योंकि हमारा बेसिक तो फॉर्मूला ये होता है। तो एक्स बार जो होता है वो होता है आपका a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, ये मैं बेसिक लिख रहा हूँ, अपॉन के सारा एरिया का सम। तो देखिएगा, बट ये जब अलग अलग पोर्शन जुड़े होते हैं, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर के साथ। पर इसमें क्या हुआ है, इसमें ना माइनस करा गया है, तो इस वक्त फॉर्मूला बन जाएगा a1 x1 माइनस के a2 x2 अपॉन के a1 माइनस के a2। जब भी आप किसी बॉडी में से कोई चीज़ माइनस करते हैं ना, तो सेंट्रोइड में भी वो चीज़ माइनस करते हैं फॉर्मूले में, ये आपको याद रखना होगा। तो a1 कितना होगा, बड़ा वाले की रेडियस मान लीजिए कैपिटल R है, तो पाई आर स्क्वायर। x1 क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका सेंट्रोइड, बड़े वाले जो सर्कल है प्लेट है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक सेंट्रोइड R ही होगा, कैपिटल R, तो है ना, कैपिटल R लिख लिया। फिर a2 क्या है, छोटा वाला सर्कल जो माइनस हो उसकी स्मॉल रेडियस मान लीजिए आप, ठीक है ना, तो उसकी स्मॉल रेडियस अगर मानोगे तो पाई आर स्क्वायर, और उसका सेंट्रोइड यहाँ से कितना होगा, स्मॉल r बनेगा। समझ रहे हैं ना आप। तो a1 क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो फॉर्मूला बनेगा आर की क्यूब माइनस के स्मॉल आर की क्यूब अपॉन आर की स्क्वायर स्मॉल आर की स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, कैपिटल आर कितना है, वो है 3, 6 तो सेंटीमीटर बहुत है ना आपका डाया, तो 3 का क्यूब माइनस के स्मॉल आर, डाया 3 तो 1.5, इसका आधा जो है वो रेडियस है, और आपका 3 का स्क्वायर स्मॉल आर यानी कि 1.5 का स्क्वायर। इसे अगर आप सोल्व कर दोगे तो आंसर आएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया है, यहाँ से लाई करेगा यहाँ पर कहीं। अब 3.5 सेंटीमीटर उसने पूछा यहाँ से बताइए, तो 3 तो ये है ही, देखिए 3 है, इसका जो आधी रेडियस है